हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं PALLB सेमेस्टर 4 से यूनिट 3 का टॉपिक क्लासिकल मॉडल। देखिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपके दो मॉडल हैं, एक इनिशियल मॉडल और एक क्लासिकल मॉडल। तो आज हम क्लासिकल मॉडल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल मॉडल सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर डिपेंड करता है। तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। फिर आज हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिस्कस करेंगे। फिर क्लासिकल मॉडल में पूरी इकोनॉमी को तीन अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, वो सेक्टर्स पढ़ेंगे, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, मॉनेटरी सेक्टर एंड रियल सेक्टर। और ये सब कवर कर लेने के बाद हम कंप्लीट क्लासिकल मॉडल डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं, MV इक्वल टू PY। समझते हैं इसमें वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे M का मतलब है मनी सप्लाई, B का मतलब है वेलोसिटी, T का मतलब है प्राइस लेवल और Y का मतलब है रियल इनकम, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं। इकोनॉमी के लेवल पे इनकम और आउटपुट एक ही बात हो जाती है। तो देखिए, ये इक्वेशन कहती है प्रोडक्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस लेवल एंड आउटपुट। अगर इस इक्वेशन में मैं P को MV के नीचे लेके जाऊं तो इक्वेशन बनती है Y इज इक्वल टू MV अपॉन P। इसका मतलब कि आउटपुट और प्राइस लेवल में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड प्राइस लेवल। इसका मतलब अगर इक्वेशन में आउटपुट बढ़ेगा तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा और आउटपुट कम होगा तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम एग्रीगेट डिमांड कर्व में शो करते हैं। देखिए, एग्रीगेट डिमांड को हम शॉर्ट में AD लिखते हैं। तो AD कर्व शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड आउटपुट। इसमें हमने दो पॉइंट्स भी लिए हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A पर हमारा प्राइस लेवल P1 है, आउटपुट Y1 है, और पॉइंट B पर आउटपुट बढ़ गया, Y1 से Y2 हो गया, तो प्राइस लेवल कम हो गया, P1 से P2 हो गया। ठीक है, देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग कलर्स से इसको डिफरेंशिएट किए, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आपका डायग्राम बहुत अच्छा हो जाए। और डायग्राम इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर आपका आंसर ही नहीं पढ़े, सिर्फ डायग्राम देख के ही आपको नंबर दे दे। तो देखिए, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो आप एरो को मेंशन करें जिससे कि पता चल सके शिफ्ट कहां से कहां हो रहा है। तो हमने मेंशन किया है कि आउटपुट बढ़ गया है और प्राइस लेवल कम हो गया है। दूसरी चीज, जो आप पॉइंट्स को नंबर दें उसका ध्यान रखिएगा। पहले हमने Y1 और P1 नंबर दिया है, इसका मतलब पहले ये आउटपुट था और इस आउटपुट के साथ प्राइस लेवल ये था। उसके बाद हमने P2 और Y2 नंबर दिया है, तो P2 के साथ प्राइस लेवल P2 प्राइस लेवल के साथ आउटपुट जो है हमारा Y2 है। ठीक है, इसमें ऐसे मत करना कि Y1 Y2 यहाँ पर है तो P1 P2 लिख दिया, नहीं वो गलत होगा। एग्जामिनर को लगेगा आपने आंसर गलत लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस लेवल एंड आउटपुट। अब यहां पर अगर हम इस इक्वेशन में माने कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, तो मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड विच इज PY, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, दिस LHS इज इंक्रीजिंग, तो RHS भी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट और हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो RHS है वो भी इंक्रीज होगा। RHS इज एग्रीगेट डिमांड, P into Y इज एग्रीगेट डिमांड। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मनी सप्लाई को कम कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इसी चीज को हम ग्राफ में किस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, विच मीन्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑफ क्लासिकल मॉडल।
सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। देखिए यहाँ पे दो ग्राफ हैं, ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर का ग्राफ बनाएंगे। पहले कुछ सिंबल्स को समझ लेते हैं। यहाँ हमने y एक्सिस पर लिया है n और x एक्सिस पर लिया है W/P। इन सिंबल्स का मतलब क्या है? देखिए n का मतलब है लेबर, ND का मतलब है लेबर डिमांड, NS का मतलब है लेबर सप्लाई। अब W/P को देखते हैं। W का मतलब है मनी वेज, ये आपकी मनी की टर्म्स में वेजेस कितनी है। P इज प्राइस लेवल एंड W/P इज रियल वेज रेट। देखिए मनी वेज और रियल वेज रेट में वही डिफरेंस है जो हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में समझा था। नॉमिनल जीडीपी क्या दिखाती थी? नॉमिनल जीडीपी दिखाती थी जीडीपी में प्राइस का कितना इफेक्ट है, और रियल जीडीपी हमें आउटपुट के बारे में एक बेहतर आइडिया देती थी। तो वही डिफरेंस है मनी वेज और रियल वेज में। अगर हमें कंपेयर करना हो कि हमारे जो वेजेस हैं वो बढ़ गए या कम हो गए, तो हो सकता है मनी वेज बढ़ गए हों लेकिन रियल वेज कम हो गए हों। प्राइस लेवल की वजह से, प्राइस लेवल इंक्रीज होने की वजह से, महंगाई की वजह से हमें लगे कि हमारे वेजेस बढ़ गए हैं, बट एक्चुअल में क्या पता वो कम हो रहे हो। तो इसलिए क्लासिकल मॉडल्स जब कंसिडर करते थे वो रियल वेज को कंसिडर करते थे। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले लेबर डिमांड कर्व। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो लेबर डिमांड है वो डिपेंड करती है आपकी रियल वेज रेट पे, रियल वेज रेट पे डिपेंड करती है। और रिलेशन कैसा है दोनों के बीच में? नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। लेबर डिमांड और रियल वेज में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। अगर लेबर डिमांड हमें बढ़ानी है तो वेजेस को कम करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको रिक्वायरमेंट है लेबर की, तो अगर वेजेस कम हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? लेबर डिमांड बढ़ा दोगे, अब आप ज्यादा लोगों से काम करवा सकते हो। इसके विपरीत अगर रियल वेज बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? आप लेबर डिमांड कम कर दोगे। तो लेबर डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा। देखिए जब भी इनवर्स रिलेशन होता है, एक्स और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये हो गया हमारा लेबर डिमांड कर्व। अब बात करते हैं लेबर सप्लाई की। लेबर सप्लाई, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि लेबर सप्लाई जो है वो भी रियल वेज पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। मान के चलिए कि आप एक मजदूर हैं, अभी बिजनेसमैन बने थे, खुश हो रहे थे, आप मजदूर बन जाइए। अगर किसी दिन रियल वेज कम हो जाए, आप गए मार्केट में, चौकड़ी पे मजदूर मंडी जो लगती है वहां गए, अब वहां पे आपको पता चला कि आज तो बहुत कम रुपए मिल रहे हैं काम करने के, तो आप क्या करोगे? सप्लाई कम करोगे, लेबर सप्लाई कम करोगे। और अगर किसी दिन पेमेंट ज्यादा मिलने लग जाए, 100 की बजाय नॉर्मली 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, आज 150 रुपए मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? लेबर सप्लाई बढ़ा दोगे। यूजुअली 4 घंटे काम करते हो तो आज 6 घंटे काम करोगे। ठीक है, तो वही चीज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं और इसीलिए वो मानते हैं कि लेबर सप्लाई कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा लेबर सप्लाई कर्व हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, सॉरी ये हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है। ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन और ये लेबर की साइड थोड़ा टिल्टेड है। ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को मानते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, बट ठीक है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसका मतलब, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है कि इनिशियली जब आप लेबर को बढ़ाते हो, 1 यूनिट से आपने बढ़ाया तो आपका आउटपुट काफी बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। कैपिटल यहाँ पर फिक्स है, के इज कैपिटल, कैपिटल फिक्स है, तो लेबर इनिशियली बढ़ाओगे तो काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन उसके बाद बढ़ाओगे तो आउटपुट थोड़ा कम बढ़ेगा। पहले इतना बढ़ा था, अब इतना ही बढ़ा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा टिल्टेड है। और प्रोडक्शन और लेबर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जब लेबर बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। अब देखिए कि आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है।
ये हो गया हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस पॉइंट से हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज रेट निकल के आई, दिस W/P इज द इक्विलिब्रियम वेज रेट, और हम इसको मान लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर ये वेज रेट है। ठीक है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, और ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको हम NF से डिनोट कर देते हैं। अब लेबर की क्वांटिटी हमारे पास यहां से आ गई और हमें यहां पर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ये कौन सा हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आगे हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारा आउटपुट कितना है, इतना, इसको बाय F से डिनोट करता हूं, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा हमने किस तरीके से इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ वेज रेट निकाला है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर निकाला है, और फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कितना है वो निकाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी सेक्टर की। नाउ लेट्स डिस्कस मॉनेटरी सेक्टर। देखिए मॉनेटरी सेक्टर में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को प्लॉट करेंगे। दिस एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट को शो करता है, और आउटपुट मॉनेटरी सेक्टर में डिटरमाइन नहीं हो रहा, आउटपुट तो प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में डिटरमाइन हो रहा है, और वहां से हमने आउटपुट को डिटरमाइन कर लिया था। जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा, आउटपुट हमने डिटरमाइन कर लिया। वही सेम आउटपुट लेवल पर हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाते हैं, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हमारी अजम्पशन रहती है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की। ये अजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखिए इस अजम्पशन का मतलब होता है कि आउटपुट जो है वो डिटरमाइन हो चुका है। अब आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए हमें प्राइसेस को कंसीडर करने के लिए जरूरत नहीं है। प्राइसेस क्या है? फ्लेक्सिबल है। अगर आउटपुट कम हो चाहे ज्यादा हो, वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर आपने हमारे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। फिर बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड हमने क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है जो प्राइस लेवल और आउटपुट में इनवर्स रिलेशन को शो करता है। इनके इंटरेक्शन से हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस लेवल मिलता है, विच इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ प्राइस लेवल। यह हमारा मॉनेटरी सेक्टर है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रियल सेक्टर। तो चलिए बात करते हैं रियल सेक्टर की। रियल सेक्टर में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करेंगे। दिस R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, S मींस सेविंग एंड I इज इन्वेस्टमेंट। तो देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनके बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन क्यों है? देखिए सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड्स करते हैं। अब अगर आप अपनी बात करें कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा तो आप क्या करेंगे? पैसे ज्यादा बचाएंगे, बैंक में ज्यादा पैसा जमा करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कैसी रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगी तो आप ज्यादा पैसा सेव करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तब आपको लगेगा पैसा सेव करने में ज्यादा फायदा नहीं है, इससे अच्छा इसको खर्च कर लिया जाए। तो यहाँ पे सेविंग का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे इनका रिलेशन कैसा है? यहाँ पे रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन देखिए इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म्स करती है, या फिर कहें प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब उनको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जाएंगे। अगर बैंक ने बताया कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो फिर वो लोन कम लेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो फिर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो कैसा बनेगा? इन्वेस्टमेंट का कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है वो आती है इनके इंटरेक्शन से। दिस इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां से हमारे पास वो पॉइंट निकल के आता है जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने तीनों सेक्टर्स को डिस्कस किया।
प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, मॉनेटरी सेक्टर एंड रियल सेक्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। कंप्लीट क्लासिकल मॉडल में भी दो अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट इज विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों को ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्लीट क्लासिकल मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें रियल सेक्टर नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। इस डायग्राम में हमने लेबर लिया है और रियल वेज रेट ली है, और पार्ट बी में हमारे पास आउटपुट और लेबर है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा लेबर डिमांड कर्व होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, और लेबर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम नाम देते हैं कैपिटल ई। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो रियल वेज रेट है उसको हम नाम देंगे W/PF, विच इज फुल एम्प्लॉयमेंट रियल वेज रेट। अब इस एम्प्लॉयमेंट पे हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है और डॉटेड लाइन से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमें बनाना है प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। दिस इज Q इक्वल टू F(n, K बार। K बार मीन्स कैपिटल इज कांस्टेंट। तो इस लेवल ऑफ लेबर पर हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। इस फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को हम ऊपर एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ये होगा हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व। इस एग्रीगेट डिमांड कर्व पे हमें क्या मिलेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल। अब इस वाले में क्या करेंगे? इसमें हम बनाएंगे मनी वेज कर्व। तो यहां से हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहां से इसको लेकर आएंगे। So this is your full employment real wage rate and this is your full employment price level. इस पॉइंट से जो कर्व पास होगा वो हो जाएगा आपका मनी वेज कर्व। दोबारा से इसको समझ लेते हैं एक बार कि डायग्राम में फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले हमने बनाया लेबर डिमांड कर्व और लेबर सप्लाई कर्व। इससे हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आया और फुल एम्प्लॉयमेंट रियल वेज रेट आ गई। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक्सटेंड किया हमने और प्रोडक्शन फंक्शन पे जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वहां से हमारे पास आया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को एक्सटेंड किया तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गया और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इनके इंटरेक्शन से हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आया स्मॉल e और हमने प्राइस लेवल को डिटरमाइन किया, फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल PF को। पार्ट डी में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल को एक्सटेंड किया और पार्ट ए से हमने रियल वेज रेट को एक्सटेंड किया और हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसका वहां से क्या निकल रहा है? मनी वेज कर्व विच इज डिनोटेड बाय W। ठीक है, अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंप्लीट क्लासिकल मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बात करते हैं क्लासिकल मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की। तो हमने बाकी के 4 डायग्राम एज इट इज रखे हैं और लास्ट में पार्ट ई ऐड कर दिया है इसके अंदर, जिसमें हमने y एक्सिस पर लिया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और x एक्सिस पर हमने y एक्सिस पर लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, x एक्सिस पर लिया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, जब हम रियल सेक्टर की बात करें तो हम बात करें गुड्स मार्केट की, और गुड्स मार्केट मतलब आउटपुट। तो हमें क्या शो करना है कि एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट हमारे क्या होगा? सेविंग विल बी इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट. एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो क्या करना है, ये हो गया हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग कर्व और डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट कर्व. कुछ इस तरीके से बनाना है कि इस पॉइंट पर कट करे. तो हमने बनाया आधा इस तरफ आधा इस तरफ, ठीक है. और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेट्स से दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट अल्फा. इस पॉइंट अल्फा पर दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हियर वी हैव सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे हमारे क्लासिकल मॉडल की फंक्शनिंग कंप्लीट होती है. विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब इन डायग्राम्स का आप सोच रहे होंगे एक्सप्लेनेशन कैसा लिखना है, तो काफी लंबी चौड़ी खिचड़ी होगी. देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, आपको इन डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन और टॉपिक के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल मॉडल. तो बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल मॉडल की. देखिए, क्लासिकल मॉडल की वो सारी अजम्पशंस होती हैं जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में थी. तो अगर आपने अभी भी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए. आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि क्लासिकल मॉडल सेल्स लॉ ऑफ मार्केट पर ही बेस्ड है. फिर एक एडिशनल अजम्पशन और रहती है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. क्या अजम्पशन है? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. इसका मतलब वेजेस और प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं, वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. इसलिए अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप वेजेस कम कीजिए, प्राइसेस कम कीजिए. तो जो एम्प्लॉयर है अगर उसके पास पैसे कम है अभी, तो फिर वो कम लोगों को एम्प्लॉय ना करके वेजेस कम कर देगा, जिससे कि सभी को एम्प्लॉयमेंट दे सके और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगी. चलिए लास्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ क्लासिकल मॉडल. तो शुरू करते हैं हमारा लास्ट सब टॉपिक विच इज कीन्स क्रिटिसिज्म्स ऑफ क्लासिकल मॉडल. कीन्स ने क्लासिकल मॉडल को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया. देखिए, दोनों में बनती नहीं थी. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कीन्स में, कीन्स कुछ और कहते थे, क्लासिकल कुछ और कहते थे. तो देखिए क्या क्रिटिसिज्म्स थे. फर्स्ट क्रिटिसिज्म वाज सेल्स लॉ ऑफ मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट. सेल्स लॉ ऑफ मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट नहीं करती है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी इफ देयर इज डिप्रेशन. देखिए, अगर मंदी का समय हो तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है. और क्लासिकल क्या मानते थे? लेजी इज फेयर इकोनॉमी को बिलीव करते थे. थर्ड इज प्राइसेस आर नॉट फ्लेक्सिबल. अभी हमने देखा कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वाली अजम्पशन थी. तो कीन्स ने बताया कि प्राइसेस आर नॉट फ्लेक्सिबल. प्राइसेस उतने फ्लेक्सिबल नहीं है जितना आपका मॉडल अज्यूम कर रहा है. तो क्या होगा? अगर आप वेजेस कम करेंगे तो प्राइसेस कम होंगे नहीं, और वेजेस कम होने की वजह से वर्कर्स क्या करेंगे? अपना कंजम्पशन भी कम कर देंगे. और कंजम्पशन कम करेंगे तो फिर आउटपुट की डिमांड भी कम जनरेट होगी, जिससे कि आउटपुट भी कम हो जाएगा. अब अगर आउटपुट कम हो रहा है तो फिर लेबर की डिमांड भी कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बना रहेगा. फोर्थ इज सेविंग नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट बट ऑल्सो ऑन इनकम. यानी सेविंग सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती है, इनकम पर भी डिपेंड करती है. अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा रुपए सेव करूंगा, कम होगी तो कम सेव करूंगा. Money is not only demanded for transaction purpose but also for precautionary and speculative purpose. देखिए, ट्रांजेक्शन पर्पस तो जो आप दूध, चाय पत्ती ये सब खरीदने के लिए मनी की डिमांड करते हैं, आप कैश हाथ में रखते हैं, वो हो गया. प्रिकॉशनरी पर्पस और स्पेकुलेटिव पर्पस कौन से होते हैं? देखिए, प्रिकॉशनरी पर्पस मतलब कुछ पैसा आप घर में बचा के रखते हैं कि हारी बीमारी में, कभी इमरजेंसी में कुछ काम आ जाएगा. और स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी मनी की डिमांड की जाती है, जो डिमांड आप पैसे से पैसा बनाने के लिए करते हैं. शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, डिबेंचर्स में लगाते हैं, तो वो हो गया मनी का स्पेकुलेटिव पर्पस. सिक्स्थ इज क्लासिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन सेवरल अनरियलिस्टिक असम्पशंस. कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक असम्पशन है जिन पर क्लासिकल मॉडल बेस्ड है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट. कुछ टाइम बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, तब आप बोलोगे कि बताओ कहाँ है फुल एम्प्लॉयमेंट. फिर बात आती है लॉन्ग रन की. तो क्लासिकल लॉन्ग रन की बात करते थे, कीनीशियन क्या है? शॉर्ट रन की बात करते थे. तो नो ओवर प्रोडक्शन यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे इकोनॉमी में कभी ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन हो ही नहीं सकती, बट हम जानते हैं कि ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन हमें अक्सर इकोनॉमी में देखने को मिलती है. एंड लास्ट इज इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट बिजनेस साइकिल.
कीन्स का मॉडल बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करता है, बट क्लासिकल मॉडल बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब बिजनेस साइकिल क्या होते हैं ये हम आपकी 4th यूनिट पर पढ़ेंगे, और कीन्स की क्या थ्योरी है बिजनेस साइकिल की वो भी आपके कोर्स में है, तो वो भी हम वहीं पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका क्लासिकल मॉडल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कीनीजियन मॉडल शुरू करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिए। और जाने से पहले इस लेक्चर के, इस टॉपिक के सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।